जो स्टेट फोर्सेस है, जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया, इसकी सराहना में, इसकी यादगार में ब्रिटिशर्स ने, जो हम दिल्ली में जाते हैं तो तीन मूर्ति चौक 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेतन्याहू की मौजूदगी में जिसको रीनेम करके तीन मूर्ति हाइफा चौक रखा गया। नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स में एक बार आपका फिर स्वागत। नेशन टॉक्स मेटामॉर्फ्स का एक भाग है और मेटामॉर्फ्स नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि देश सेवा में तत्पर है और देश को इंक्लूसिव और हैप्पी बनाने में अपना योगदान लगातार देता आ रहा है। हम आपके पास लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं नेशन टॉक्स के माध्यम से। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसके बाद जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम पुनः आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। 23 सितंबर हाइफा दिवस के नाम से जाना जाता है। हाइफा एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है इजराइल में और वहां पर लड़ाई की थी हमारे वीर रणबांकुरों ने हॉर्स कैवलरी के। उसी कैवलरी को 61 कैवलरी जो कि आज भारतवर्ष में है उसने इनहेरिट किया। और इस मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए 61st कैवलरी के पुराने कमांडेंट से बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। तो मैं मेटामॉर्फ्स की तरफ से आज स्वागत करता हूं अपने इस टॉक में कर्नल रवि राठौड़, विशिष्ट सेवा मेडल का, जिन्होंने 61st कैवलरी को कमांड किया है। कर्नल रवि राठौड़ एक अकम्प्लिश्ड पोलो प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया हॉर्स राइडर हैं और 61st कैवलरी के कमांडेंट रह चुके हैं। ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्होंने 5 पोलो वर्ल्ड कप्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इनकी कप्तानी में हमारा पोलो टीम फाइनल में पहुंचा था और 7वां स्थान ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने प्राप्त किया था। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड और प्राप्त है जिनकी मैं लिस्ट अभी बता नहीं सकता। मैं स्वागत करता हूं कर्नल रवि राठौड़ का। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राम अठावले। कर्नल राम अठावले भी एक कैवलरी रेजिमेंट 76 कैवलरी के पुराने कमांडेंट हैं और इनकी एक और खूबी है, ये मिलिट्री हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अच्छे ऑथर हैं, कई किताबें इनके नाम पर हैं और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड केमिकल वॉरफेयर में इनको महारत है। कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों से ये सीबीआरएन के सिलसिले में जुड़े हुए हैं और ये पूना विश्वविद्यालय में सीबीआरएन जो इनका एक नई फैकल्टी बनी है उसके कर्ता धर्ता है। आपको ये बताना चाहता हूं कि हाइफा का बैटल पहले विश्व युद्ध के लिए एक निर्णायक बैटल था। हाइफा एक पोर्ट सिटी थी जो कि लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। ये एक रेलवे हेड भी था और सामरिक दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने के लिए इसका ब्रिटिश फोर्सेस के हाथ में होना बहुत आवश्यक था। अब मैं रवि राठौड़ साहब से प्रश्न करता हूं कि भाई आप हाइफा के बारे में कुछ प्रकाश डालें, हाइफा की इंपॉर्टेंस में और किस प्रकार से हमारी फोर्सेस ने जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी उस जमाने में इस हाइफा के पोर्ट को कब्जा करने में अपनी कामयाबी हासिल करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज मुझे इस हाइफा जो मेरे जहन से बहुत ही करीब है जो टॉपिक, उसके बारे में कुछ जानकारी दे के मैं योगदान दे पा रहा हूँ, उसका मुझे बहुत बहुत खुशी की बात है। जैसे मैं 61st कैवलरी रेजिमेंट से आता हूँ जो एकमात्र विश्व की घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट बची हुई है। वो हर साल बहुत धूमधाम से ये 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में बनाती है, क्योंकि इसके जो पूर्वज जोधपुर लांसर, मैसूर लांसर, हैदराबाद लांसर्स ने आज से तकरीबन 103 वर्ष पहले जो कारनामा किया, जो शौर्य दिखाया, वो आज भी उनको हमारे देश में उनको अमर रखता है। इसी 23 सितंबर 2018 को, जैसे जनरल माथुर ने बताया
कि जो हाइफा सिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, जो टर्किश और जर्मन फोर्सेस थी, और जो एक ऑटोमन एम्पायर जो 400 साल से कायम था, इस दिन 23 सितंबर को उसको हरा के भारतीय सैनिक थे, भारतीय कैवलरी थी, उन्होंने ठाकुर दलपत सिंह की कमांड में ये विक्ट्री हासिल करी। और कई लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जैसे जनरल माथुर ने बताया कि इसी के बाद 400 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, नंबर एक। नंबर दो, जो बहा रिलीजन है, उनके राजकुमार, उनके प्रिंस थे, वो टर्किश लोगों ने वहां उनको ऑक्यूपाई कर रखा था, उनको प्रिजन बना रखा था, उनको वहां से रिहा करा गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि जो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से जो हम ब्रिटिशर्स के लिए जो लड़ रहे थे, उनके लिए ये पोर्ट को जीतना बहुत बहुत आवश्यक था, नहीं तो जो जर्मन और टर्किश फोर्स को मिल रहा था वो कभी भी कटता नहीं। और ये युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध का निर्णायक एक तरह से युद्ध बताया जा सकता है, वो प्रथम युद्ध में इसकी जो जरूरत थी, इसकी अहमियत थी, वो हम इसमें देख पाए। जैसे मैंने बताया, दिल माथुर ने और मैंने बताया कि 23 सितंबर को ठाकुर दलपत सिंह जी के नेतृत्व में जोधपुर लांसर्स ने तकरीबन दोपहर के समय एक अपस्लोप अपनी पहाड़ी थी माउंट कार्निवल, वो उससे पहले एक बहुत ही बड़ी नदी, जैसे आप वहां पर देखेंगे हाइफा के फीचर में नार मुकोटा करके बहुत ही बड़ी नदी थी, उसको जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स ने क्रॉस किया और ये दिन के समय चढ़ाई करके उन्होंने विजय प्राप्त की। वो बहुत ही सराहनीय है और उनकी शौर्यों को याद करते हुए आज भी हम 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाते हैं। रवि, मैं इसमें एक बात और अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि ये जो युद्ध था इस वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और हमारे रणबांकुरों का शौर्य और बेहतर हो गया कि आप अगर ये देखेंगे कि उन्होंने किन हथियारों के साथ, किस तरीके से उन्होंने इस छोटी नैरो डिफाइल के बीच में से जाकर के वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल एंट्रेंच्ड दुश्मन को, जिसके पास मशीन गनें थी, आर्टिलरी का फायर था, मोर्टारें थी, उनके ऊपर हमला किया है। और इनके पास हथियारों के नाम पे तलवारें, भाले और इस प्रकार की चीजें थी। तो उससे निश्चित रूप से जब लोगों को पता था कि जिन सेनाओं को कि जब वो अगर इस प्रकार से हमला करेंगे ऐसे डिफेंसेस के खिलाफ, तो इससे इसका महत्व और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेरे दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आपको गर्व होना चाहिए आपकी सेना के ऊपर, जिसने खाली हाथ तलवारों, भालों और स्पेयर्स के साथ हमला करके दुश्मन की वेल एंट्रेंस डिफेंसेस को तबाह और बर्बाद किया मात्र कुछ टाइम में, दिन के समय। तो ये बहुत बड़ी शूरवीरता और बहुत बड़े साहस का परिचय देती है। राम, आप कुछ पूछना चाहेंगे रवि राठौर से? हाँ, एक बहुत ही अहम चीज है जो कि कर्नल राठौर ने भी अभी बताया था कि ये जो एक चार्ज हुआ था जोधपुर लांसर्स का दोपहर को, जबकि दुश्मन ऊंचाई पे बैठा है और आप पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये अमूमन माना जाता है किसी भी मिलिट्री टैक्टिक्स में कि जो फौज ऊपर बैठी है, जो हाई ग्राउंड पर बैठी है, उसको उस एरिया का ज्यादा कंट्रोल होता है। तो ऐसी जो फौज थी जो कि बहुत ऊंचाई पे बैठी हुई थी, पहाड़ी के ऊपर थी, और उस पहाड़ी के जो स्लोप थे उसके ऊपर से चढ़ाई करके जोधपुर लांसर्स ऊपर गए थे और ऊपर जाके लड़ाई करके वो इलाका जीत कर उन्होंने उसमें विजय हासिल की। तो ये इसके बारे में कुछ अगर कर्नल राठौर हमें बताएं कि कितना डिफिकल्ट होता है, खास करके एक घुड़सवार को, जबकि घोड़े का और उस सवार का जो तालमेल है ऐसे एक चार्ज के अंदर, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और उसी के साथ, इस तालमेल के साथ घोड़े को भी कंट्रोल करना है, साथ में अपने हथियार को भी इस्तेमाल करना है। ये जो तालमेल है, इसके बारे में अगर थोड़ा और जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सर, मैं इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जब अश्व और जो राइडर है, जो उसका तालमेल है और जो उसकी टीम है, वो जो उनकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति एक दोस्त की तरह, कंपेनियन की तरह रहती है। जैसे आपने बताया कि
23 सितंबर 1918 को अगर हम चलते हैं 103 वर्ष पहले, ऊपर तैनात थे टर्किश ट्रूप। उनके पास में मशीन गन्स थी, उनके पास मोटर्स थी, उनके पास में आर्टिलरी गन्स थी। और जोधपुर लांसर्स ने दोपहर का समय, तकरीबन 2:30 बजे का समय, सिर्फ एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे चुना उन्होंने। पर ये मैं कहूंगा ये उनके लिए एक सुसाइडल अटैक था। कोई भी नॉर्मल आदमी अप स्लोप जो माउंट काबल खड़ी चढ़ाई पर एक नदी जो उससे पहले है, जहां जर्मन और टर्किश सेना आपको चुन चुन के निशाना बनाकर भाग सकती है, तो इससे बड़ी शौर्य गाथा और उसके साथी जो आपने बताया कैवलियर जो जिन्होंने चार्ज किया जोधपुर लांसर्स ने, और उनके घोड़ों की बहादुरी, ये बताई बनती है कि आप दोपहर के समय घोड़ों को मशीन गनों की गोलियों के थ्रू ले जाते हुए एक चढ़ाई, जैसे आपने बताया, इट इज अगेंस्ट एनी मिलिट्री नॉर्म, बट दे डिड दैट। सारी चीजें जो कंपेनियनशिप है, जो घोड़े की और सवार की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथी मरते दम तक ये अपना साथ नहीं छोड़ते। यही चीज हमने हाइफा की लड़ाई में भी देखी है और बाकी कई जगह भी हमने हिस्ट्री में देखा है कि लड़ाई में घोड़े का और जो कैवलियर जो सवार है उसका तालमेल जरूरी है, और यही वो पहले ट्रेनिंग में सीखते हैं और जब वो जाते हैं युद्ध में तो यही उनके काम आता है। बहुत अच्छा रवि, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं। ये मेरा जो ज्ञान है वो कहता है कि इस हाइफा विजय के बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे, और ये दूरगामी परिणाम केवल युद्ध में नहीं थे, केवल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट उस प्रथम विश्व युद्ध में नहीं थे, और भी कई मायनों में इनके दूरगामी परिणाम हुए। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था पिछले 150 सालों में कि पूरी तरह से भारतीय सैन्य टुकड़ी, जिसका नेतृत्व भी भारतीय कर रहे थे, उसने हमला करके और बहुत विपरीत परिस्थितियों में उस जंग को जीत करके अंग्रेजों को दिया, जिसकी वजह से पूरे विश्व युद्ध का परिणाम बदल गया। तो उसके और क्या दूरगामी असर पड़े आपके हिसाब से? जैसे कि मैं बता रहा कोशिश कर रहा था कि क्या क्या मिलिट्री के हिसाब से और इजराइल के हिसाब से किस प्रकार के असर हमको देखने को मिले उसके। जी सर, जैसे मैं बता रहा था कि 23 सितंबर 1918 को जब ये हाइफा की लड़ाई लड़ी गई हाइफा में, तब ये 3 स्टेट फोर्सेस, जो जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स, जो इसके पार्ट थे 15 कैवलरी ब्रिगेड इंपीरियल सर्विसेज की, उनको ये टास्क दिया गया था। और इस 15 कैवलरी ब्रिगेड, जो ये तीनों रेजिमेंट, जिसमें जोधपुर लांसर ने खड़ी चढ़ाई करी, मैसूर लांसर्स ने फ्लैंकिंग अटैक करके जो उनके ऑटोमेटिक्स थे, जो मशीन गन थी, उनको साइलेंट किया, और हैदराबाद लांसर्स को जो जवाबदारी दी गई थी वो उस एरिया को कॉर्डन करने की और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को का उनका बंदोबस्त करने को दी गई थी। इन तीनों जो स्टेट फोर्सेस है जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया, इसकी सराहना में, इसकी यादगार में ब्रिटिशर्स ने, जो हम दिल्ली में जाते हैं तो 3 मूर्ति चौक 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेतन्याहू की मौजूदगी में जिसको रीनेम करके 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया, तो जैसे मैंने आपको बताया, इनकी यादगार में ये मॉन्यूमेंट आया। और ये मॉन्यूमेंट हम कितनी बार इसके चारों तरफ जाते हैं, पर हमें भारतीय के तौर पे भी हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे आपने बताया, दूरगामी परिणाम ये थे कि ब्रिटिशर्स ने एक्नॉलेज किया कि द इंडियन ट्रूप्स, जो सोल्जर्स हैं, वो भारतीय ऑफिसर्स की कमांड में भी बहुत बेहतरीन विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसी की सराहना के तौर पे इन्होंने 3 मूर्ति मेमोरियल जो 1931 में बन के तैयार हुआ, और आज भी हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ जो फोर्सेस हैं, उनके घर के सामने बनाया गया। तो इसको राइट स्टेटस दिया गया, राइट जगह दी गई, और इसकी यादगार में 3 मूर्ति आज भी गर्व से खड़ा है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा और इसको समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हाइफा दिवस जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है, उसके लिए आपको अभी से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है और बहुत बहुत जरूरी इसके बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है। इसलिए हमें लगा कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए, हमने ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया। मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि अगर वो चाहें किसी विशेष विषय पर हम एक कोई वीडियो उनके लिए लेकर के आए, तो हमारे को बड़ी खुशी होगी और हम इसको पूरा कर पाएंगे।
कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी इच्छा लिख सकते हैं और हम उस पर विचार करके और नया वीडियो आपके लिए लाएंगे। हमारे को जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।